गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वित्तीय प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आधुनिक जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें वित्त या को रक्त या ईंधन की भूमिका के जैसे निर्वहन करता है। वित्त से अभिप्राय आई थिंक आप लोग समझते होंगे। वित्त का मतलब है कि जो पैसों से संबंधित लेन देन से संबंधित जो चीज़ें होती है। तो लॉर्ड जॉर्ज ने कहा है कि जिसे शासन कहते हैं वो वास्तव में वित्त ही है। प्रशासन की जो प्रत्येक गतिविधि है, कार्यक्रम, योजना तथा प्रक्रिया के कुशल संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। वर्तमान शासन व्यवस्थाओं के समक्ष वित्तीय संसाधनों का प्रबंध तथा कल्याणकारी गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सबसे जटिल कार्य है। चूँकि वित्तीय स्रोत के अभाव में शासन के कार्य ठप पड़ जाते हैं, जबकि वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि करना अत्यंत दुष्कर है। करों के आरोपण से धन एकत्रित किया जा सकता है, किंतु करों में यत किंचित वृद्धि भी आम जनता में रोष व्याप्त कर देती है। वित्तीय प्रशासन का आशय है कि लोक प्रशासन की उन गतिविधियों, संगठनात्मक प्रयासों तथा प्रक्रियाओं से हैं जो प्रशासनिक कार्यों हेतु धन के एकत्रण, बजट निर्माण तथा निष्पादन एवं वित्तीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करती है। चूँकि ये व्यवस्था न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक संगठन में पाई जा सकती है, अतः वित्तीय प्रशासन का स्वरूप सभी संगठनों में व्याप्त भी रहता है। वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य मितव्ययता, नियमानुसार व्यय, कार्यदक्षता, लेखा संधारण तथा वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालना करवाना है। स्थूल रूप से जो वित्तीय प्रशासन है उसको 6 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बजट को तैयार करना, जिसमें आय और व्यय के अनुमान शामिल होते हैं। दूसरा है आय व्यय बजट के अनुमानों को विधानमंडल से स्वीकृत करवाना, स्वीकृति के अनुसार कर एकत्रित करना तथा उसको व्यय करना। राजकोषीय व्यवस्था बनाए रखने हेतु धन की सुरक्षा करना एवं धन निकालने हेतु कार्यवाही करना। नियमानुसार लेखों का संधारण करना तथा लेखा परीक्षण करना। मितव्ययता, कार्यकुशलता तथा वित्तीय प्रबंध के क्रम में नवाचार करना। तो ये सभी वित्त प्रशासन के कार्य होते हैं। भारत में जो वित्तीय प्रशासन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रशासन विद्यमान है, जो संचालित हो रहे प्रशासनिक तंत्र में अंतर्निहित है। केंद्रीय स्तर पर संसद तथा राज्यों में राज्य विधानमंडल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हैं, जबकि बजट का निर्माण तथा नियंत्रण कार्य केंद्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय तथा राज्यों में राज्य वित्त विभाग करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो संवैधानिक स्तर पर प्राप्त है, जो प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रणकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे लोक प्रशासन में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो सके। संविधान का जो आर्टिकल 280 है 280 है, उसके अंतर्गत गठित होने वाला वित्त आयोग केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में प्रत्येक 5 साल के बाद में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और वित्त प्रशासन में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसी प्रकार योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था संचालन में योजना आयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है तथा योजना आयोग की जगह योजना आयोग का जो उत्तराधिकारी है कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग ने ले लिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय वित्तीय कार्यक्रमों, कानून तथा नीतियों के निरूपण में निर्णायक सिद्ध होते हैं। वित्तीय प्रशासन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी अग्रणी है, क्योंकि वित्तीय लेन देन, ऋण, ब्याज, साख तथा प्रतिभूति इत्यादि के क्रम में रिजर्व बैंक की नीतियाँ ही अधिक प्रभावी रहती है। तो हमने एक ब्रीफ देखा है भारत में जो वित्तीय प्रशासन है उसके संबंध में किस प्रकार की हमारे यहाँ व्यवस्था है। आगे हम देखते हैं कि भारत में वित्तीय प्रशासन से संबंधित प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में वित्तीय प्रशासन से संबंधित कौन कौन से प्रमुख अंग हैं या कौन कौन से ऐसे लोग हैं या पद हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रपति सरकार का वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, जिसे बजट कहा जाता है, उसको संसद में प्रस्तुत करवाने का दायित्व राष्ट्रपति का माना गया है अल्टीमेटली। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद बजट को अंतिम प्रारूप में तैयार करके इसको संसद में प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा स्वीकृत करवाया जाता है। नीति निर्माण में
नीति निर्माण की शीर्षस्थ संस्था है। तीसरा है व्यवस्थापिका। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को बहस के पश्चात स्वीकृति देने का कार्य इसी का है। फिर वित्त मंत्रालय समस्त विभागों से प्राप्त बजट या अनुमानों को अंतिम रूप देने का कार्य है। स्वीकृति के पश्चात क्रियान्वयन एवं नियंत्रण आय के साधन जुटाने का इसका प्रमुख कार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय लेन देन की नीति एवं दिशा निर्देश देने का कार्य है। वित्त आयोग केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, ऋण तथा करों के बंटवारे पर अनुशंसा वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। नीति आयोग योजनाओं के लिए जो विभिन्न संसाधन हैं उनके अनुमान आदि के लिए कार्य करता है। वर्तमान में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब हम अपने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद कर दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पे सरकार के द्वारा वार्षिक योजनाएं आदि बनाई जाती है। वर्ल्ड बैंक, वित्तीय औद्योगिक वाणिज्यिक समूह, नियंत्रक मालिका परीक्षक, विभिन्न संसदीय समितियां, राज्य प्रशासन आदि वित्तीय प्रशासन के लिए ये महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें अपना अपना बजट विधानमंडल में स्वीकृत कराने के बाद व्यय करने तथा कर को एकत्रित करने की अनुमति प्राप्त करती है। वित्त मंत्रालय उन वित्तीय मामलों पर नियंत्रण तथा नियमन करता है जो देश की समूची आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। संविधान के अनुसार राजकीय कार्यों के लिए धन जुटाना तथा उसे व्यय करने का जो अधिकार है वो केंद्र तथा राज्यों में बांटा गया है। केंद्र और राज्यों के राजस्व जुटाने के साधन भी मोटे मोटे तौर पर पृथक पृथक हैं। बहुत कम करोड़ शुल्कों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा होता है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है इस संबंध में वो यह है कि कोई भी कर कानूनी अधिकार के बिना लगाया या वसूल नहीं किया जा सकता। सरकारी निधियों से व्यय केवल संविधान में उल्लेखित विधियों से ही किया जा सकता है। केंद्र के संबंध में संसद द्वारा और राज्यों के संबंध में राज्य विधानमंडलों या व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित पद्धति से ही कार्यकारी अधिकारी सरकारी धन व्यय कर सकते हैं। संघ सरकार की सभी प्राप्तियों और संवितरण को 2 पृथक पृथक शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। जैसे पहला है भारत की संचित निधि। तो इसमें केंद्र सरकार के समस्त राजस्व, लिए गए ऋण तथा ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक संसद के अधिनियम से उसका अधिकार नहीं मिला हो। भारत का सार्वजनिक लेखा जमा राशियां, सेवा निधियां और प्रेषित राशियां इत्यादि सार्वजनिक लेखे के अंतर्गत आती है और उनका भुगतान करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अनुसार भारत की आकस्मिक निधि भी होती है जिसमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे वे जिनकी वार्षिक विनियोग अधिनियम में व्यापक व्यवस्था नहीं की जाती वे इस निधि से किए जाते हैं। 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 15 करोड़ रखे गए थे तथा कालांतर में इसमें रुपए बढ़ाते रहे गए हैं। राज्यों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। भारत सरकार का जो सबसे बड़ा उपक्रम रेल है वो पूर्व में अपना पृथक बजट प्रस्तुत करता था, लेकिन अब तो रेल बजट और आम बजट दोनों एक ही हो गए। रेलवे का अपना कोई पृथक से रोकड़ हिसाब तब भी नहीं होता था। इसी प्रकार केंद्र सरकार के राजस्व स्रोतों में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर मुख्य है, जबकि गैर राजस्व में ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश तथा अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। ब्याज में रेलवे तथा दूरसंचार से प्राप्त ब्याज भी सम्मिलित है। राज्य सरकारों के पास राजस्व के मुख्य मदों में बिक्री कर, शुल्क, केंद्रीय करों से हिस्सा तथा केंद्र सरकार से अनुदान आदि प्रमुख है। संपत्ति कर, चूंगी कर तथा सीमा कर स्थानीय वित्त के मुख्य साधन हैं। आधुनिक सरकारों को राजस्व मुख्यतः करों पर ही निर्भर करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि इस दुनिया में मृत्यु और टैक्स को छोड़कर किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं कहा जा सकता। भाई कुछ चीज़ें तो तय है, वो तो होंगी ही होंगी, तो उन्हीं में ये शामिल है। हम अब थोड़ा सा देखते हैं कि बजट क्या है। संकल्पना बजट के संबंध में, तो प्रत्येक जो कार्यपालिका है वो राज्य के कार्यों को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष आय व्यय का हिसाब बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत के संविधान में यद्यपि पर्टिकुलर बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाएगा। यही वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है वही बजट कहलाता है। सामान्य अर्थों में बजट वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बोझते से हुई है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। यह शब्द सर्वप्रथम सन 1733 में इंग्लैंड की संसद में व्यंग्यात्मक रूप में बोला गया था, जो आज विश्व भर में प्रचलित हो गया है। उस समय जब वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपनी वित्तीय योजना संसद में प्रस्तुत की तो एक सदस्य ने व्यंग्य में कहा कि वित्त मंत्री ने अपना बजट अर्थात चमड़े का थैला खोला है। इससे पूर्व मध्यकाल में इंग्लैंड में प्रारंभिक बजट के दस्तावेज डूम्सडे बुक या डूम्सडे बुक कहलाते थे। तो वास्तव में देखा जाए तो बजट सरकार के आय व्यय का अनुमान मात्र नहीं वरन ये एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है। यह तीनों है जो इसे होना चाहिए। ये एक ऐसा लेखा पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है और विस्तार के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थितियों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। रेन स्टॉर्म का मानना है कि बजट एक ऐसा परिपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। तो ये हम बजट की कुछ एक परिभाषाएं देख सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बजट के प्रमुख सिद्धांत बताइए कि बजट के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो प्रत्येक बजट में ये कुछ एक मुख्य चीज़ें हैं जो शामिल होनी चाहिए। जैसे बजट चाहे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाए अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित हो, सभी स्थानों पर बजट के कतिपय सामान्य सिद्धांत ऐसे हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। ये इस प्रकार से है। जैसे प्रथम सिद्धांत बजट की नियमितता से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष जहाँ तक हो सके बजट के अनुमान एक निश्चित समय अवधि के दौरान लगा लेने चाहिए एवं सभी विभागों के अनुमानों को एकीकृत स्वरूप प्रदान करके राजनीतिक कार्यपालिका के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए। यद्यपि बजट वार्षिक बनाया जाता है किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में द्विवर्षीय बजट की भी प्रथा है। भारत में बजट का निर्माण तो नियमित रहता है किंतु सरकारों के पतन के कारण कई बार बजट निश्चित समय पर पारित नहीं हो पाता। दूसरा सिद्धांत है कि बजट की जो प्रकृति तथा प्रावधान की स्पष्टता के क्रम में है, बजट के प्रत्येक भाग में वर्णित तथ्य पूर्णतया स्पष्टता लिए होने चाहिए क्योंकि असमंजसता या उलझाव की स्थिति संकट को उत्पन्न करती है। बजट से संबंधित तीसरा सिद्धांत एकता और व्यापकता से संबंधित है, जिसके अनुसार बजट में दर्शाए गए सभी आय व्यय विवरण एकीकृत रूप से वर्णित हो तथा उनमें संपूर्ण राजकोषीय कार्यक्रमों का सारांश प्रस्तुत किया होना चाहिए। चौथा सिद्धांत है बजट का संतुलन से संबंधित है। यह संतुलन को प्राथमिकता देता है। संतुलित बजट से तात्पर्य यह है कि अनुमानित जो व्यय है अनुमानित आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यय से अधिक आय होने पर अतिरिक्त बजट का नाम दिया जाता है, जबकि आय से अधिक व्यय होने पर घाटे का बजट कहलाता है। भारत में विकास कार्यक्रम, व्यापारिक मंदी तथा अन्य कई कारणों से निरंतर घाटे का बजट ही प्रस्तुत होता रहा है, जो एक सीमा तक आवश्यक भी माना गया है। पांचवा सिद्धांत है कि बजट में एक लोचशीलता होनी चाहिए, अर्थात बजट केवल अनुमानित होता है, उसके अनुमान में संशोधन की एक संभावना बनी रहती है। छठा सिद्धांत यह मानता है कि बजट की प्रभावशीलता नियतकालिक होती है, अर्थात सरकार को विनियोजन तथा व्यय करने की अनुमति एक निश्चित अवधि के लिए होनी चाहिए। इस अवधि तक यदि व्यय नहीं हो पाता तो उसका पुनर्विनियोजन होना चाहिए। भारत में सरकारी तंत्र में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, अतः किसी वित्तीय वर्ष में कोई राशि 31 मार्च तक व्यय नहीं हो पाती है तो वह संचित निधि में वापस चली जाती है। इसे रूल ऑफ लैप्स व्ययगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। सातवां सिद्धांत है कि बजट में सत्यता हो, शुद्धता हो, क्योंकि बजट में जैसा दर्शाया जाए वैसा ही उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। साथ ही बताया गया राजस्व प्राप्ति के आंकड़े पूर्ण शुद्ध हों ताकि बजट की एक विश्वसनीयता, एक क्रेडिबिलिटी बनी रहे। करों का अनुमान भी सावधानीपूर्वक होना चाहिए। आठवां बजट का सिद्धांत संपूर्णता को अनिवार्य बतलाता है, जिसके अनुसार बजट अनुमानों में प्राप्तियों तथा व्यय एवं लेन देन की स्थिति संपूर्ण रूप से वर्णित की जाए। अतः बजट के एक भाग में चालू व्यय तथा चालू व्यय और आय और दूसरे में पूंजीगत भुगतान प्राप्तियां दिखानी चाहिए। प्रथम भाग राजस्व बजट का तथा दूसरा भाग पूंजीगत बजट का पर्याय माना जाता है।
बजट का अगला सिद्धांत हम इसे कह सकते हैं कि बजट एक केस आधार पर होना चाहिए, अर्थात नगद आधार पर होना चाहिए, अर्थात बजट के आय और व्यय के अनुमान वर्ष की वास्तविक प्राप्ति या व्यय से संबंधित होनी चाहिए। बजट का अगला सिद्धांत इसे लेखा विधि तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन करने पर बल देना चाहिए। साथ ही बजट का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत भी बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं। सरकारी बजट में गोपनीयता का सिद्धांत भी लागू होता है, अर्थात विधानमंडल में प्रस्तुति से पूर्व बजट लीक नहीं होना चाहिए। अधिकतर देशों में बजट निर्माण के इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया के ही भाग हैं। तथापि आवश्यकता और प्रकृति के अनुसार कुछ अन्य सिद्धांत भी इसमें अपनाए जा सकते हैं। तो हमने बजट के संबंध में यहाँ चर्चा की, एक जनरल बजट की सामान्य विशेषताएं देखी हैं, बजट के कुछ सिद्धांत हमने देखे हैं, बजट का भारत में क्या बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बजट की प्रक्रिया क्या होती है, बजट किस तरह से कार्य करता है। धन्यवाद।